हेलो इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग। आज का इन्फो अनप्लग का ये एपिसोड काफ़ी यूनिक होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा अटायर एकदम अलग है और आज हम एक ऑपरेशन थिएटर में इस पूरे एपिसोड को रिकॉर्ड करने वाले हैं। इस इन्फो अनप्लग में किस चीज़ के बारे में बात होगी उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राजन, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वैसे तो सर को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सर इस फील्ड में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं और सर ने 8000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हैं और सर सेंट्रल इंडिया के सबसे फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर टॉक में। थैंक यू। सर को क्योंकि इस फील्ड में 25 साल हो चुके हैं तो मुझे लगता है शायद सर भी इस बात से अग्री करेंगे कि कई तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस फील्ड में हो चुके हैं। और जब हम बात कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तो एक नाम आप सभी के मन में भी आया होगा, जो कि है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। और आज इसी विषय में हम बात करेंगे डॉक्टर सुनील राजन से और करेंगे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी कई सारी इन्फॉर्मेशन को अनप्लग्ड। सर, जैसे ही हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का नाम सुनते हैं तो एक बहुत बेसिक सवाल सबके मन में आता है कि आखिर ये कन्वेंशनल से कैसे अलग है, सिर्फ रोबोट के इन्वॉल्वमेंट से या कुछ और भी चीजें हैं? देखिए, कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो सब पेशेंट के फायदे के लिए होती है। रोबोटिक एक न्यू टेक्नोलॉजी है। रोबोटिक के पहले हम लोग कन्वेंशनल वे में जो ऑपरेशन करते थे वो भी काफ़ी सक्सेसफुल है। कई सालों से हम लोग कर रहे हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप लिटरेचर देखेंगे उसका तो करीब 25% पेशेंट जो हैं सर्जरी अच्छी होने के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, अगर लिटरेचर आप देखेंगे तो। और दूसरा जो है, अगर आप देखेंगे कि घुटने जो फेल होते हैं ऑपरेशन के बाद, वो क्यों फेल होते हैं, उसके जो दो मेन रीज़न है वो है अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होना और दूसरा प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं होना। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, ये रोबोट के द्वारा हम लोग परफेक्टली अचीव कर सकते हैं इस ऑपरेशन के द्वारा, रोबोटिक सर्जरी से। तो प्रेसिशन काफी सही होता होगा रोबोट के साथ। प्रेसिशन इज 100% विद रोबोटिक्स। एक चीज की मैं इंटरनेट पे जब रोबोटिक नी सर्जरी के बारे में पढ़ी थी तो कई लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट जीरो हो जाता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, मैं पहले दिखाना चाहूंगा, मैं ये रोबोट वैसा रोबोट नहीं जो अपन इमेजिन करते हैं, है ना, कि रोबोट आके ऑपरेशन कर रहा है और डॉक्टर बैठे हुए हैं, वैसा नहीं है। रोबोट बेसिकली मशीन है ये। आज हमारे अपोलो हॉस्पिटल इंदौर के अंदर ही 2 रोबोट हमने परचेज किए हैं। एक ये रोबोट है जो मेरे राइट साइड में है, नेवियो है, और दूसरा उसका जो एडवांस वर्जन है, कोरी, जिससे हम लोग घुटने को लेके जोड़ एवं पार्शियल नी भी कर सकते हैं, आंशिक घुटना प्रत्यारोपण ये भी कर सकते हैं सारे इसमें। और इसमें रोबोट सर्जरी नहीं करता है, सर्जरी डॉक्टर द्वारा ही की जाती है। इसमें डॉक्टर के हाथ में रोबोटिक डिवाइस होता है जिससे वो सर्जरी करता है। रोबोटिक क्या करता है, ऑपरेशन के दौरान सारे जो मूवमेंट्स होते हैं घुटने के, है ना, वो सब रिकॉर्ड करता है रोबोट अपने अंदर, और उसका जो 3D पिक्चर बनता है रोबोट के अंदर पूरा घुटने का रजिस्ट्रेशन के द्वारा, वो 3D पिक्चर के साथ में फिर रोबोट हमको प्लान करके देता है कि आपको कितनी जो खराब हड्डी है वो कितनी निकालनी है आपको, और कितना आपको बैलेंस करना है जॉइंट को अपना, और जो आपके जो जोड़ आता है उसकी साइज़ क्या होना चाहिए, उसको कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, ये सब चीज़ें रोबोट हमको गाइड करता है। उसके बाद हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके साथ। हाँ, मतलब कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इसमें सिर्फ कहें तो मतलब एक असिस्टेंट डिवाइस है जो सर्जन को असिस्ट करता है ताकि सर्जन की जो स्किल है उसको इम्प्रूव हो सके। सर्जन की स्किल को इम्प्रूव करना है और जो इसमें अलाइनमेंट प्रॉपर अचीव करना है इसके अंदर। अभी सर ने आपको दोनों मशीनें दिखाई तो मुझे एक बात याद आई जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुनील राजन सेंट्रल इंडिया के वो पहले डॉक्टर हैं जो कि सेंट्रल इंडिया में ये रोबोटिक सर्जरी का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, एक चीज की जब हम रोबोटिक और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक सवाल शायद सबके मन में ये होता है कि आखिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आप जोड़ को प्रॉपर साइज का रखते हैं जोड़ के अंदर और उसका अलाइनमेंट अगर परफेक्ट रखते हैं आप, तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं काफ़ी ग्रेटिफाइंग रहते हैं। इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी बेटर होता है पेशेंट का। और सेकंड, तो लॉन्जिविटी है जोड़ की। तो सामान्य जोड़ जैसे 20-25 साल चलते हैं, तो अपन मान के चल सकते हैं कि रोबोटिक प्रत्यारोपण के बाद जो लाइफ है इम्प्लांट की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें जो है अपने जो
जो चांसेस ऑफ एम्बोलिज्म है काफ़ी कम हो जाते हैं रोबोटिक प्रत्यारोपण के अंदर। तो कोई पोटेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व है क्या इस पूरे प्रोसीजर में? नहीं, इसमें रिस्क कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोबोटिक के बाद ऐसा करने से इसमें ऐसे कुछ इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोबोटिक एक जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है एक एडिशनल आपको एडवांटेजेस ही देता है, कोई इसका वो नहीं है, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक और सवाल कि जब ये पूरी सर्जरी पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस पेशेंट्स को होते हैं कि वो एक मूवमेंट पर्टिकुलर नहीं कर सकते या कोई मोशन नहीं? रोबोटिक के बाद तो हम लोग आजकल ये भी करते हैं कि पेशेंट अच्छा होता है, फिट होता है तो अपन सुबह इसको एडमिट करके शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। पेशेंट चलते हुए घर जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट चाहे तो जितना वॉक करना चाहे कर सकता है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कोई तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है ना, सारे अपने रोज़मर्रा के काम करना, साइकिल चला सकता है, स्कूटर, कार। कई मेरे पेशेंट्स थे जो सर्जरी के बाद जो ट्रक ड्राइवर थे वापस अपने प्रोफेशन ज्वाइन करके ड्राइविंग करते हैं, ट्रक चलाते हैं वो। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है इसके अंदर। अब क्योंकि सर हम सेंट्रल इंडिया के मैं कहूँ इकलौते रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वाले ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं, तो मुझे लगता है एक सवाल जो है हमारा पूछना बनता है वो है कि आखिर क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके कारण हर हॉस्पिटल में या फिर हर जगह पर इसे अवेलेबल नहीं कराया जा सकता है? देखिए, जो नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरीज होती हैं ये एक बड़ी सर्जरीज हैं जिनको हम लोग कहीं भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो काफ़ी दे आर लेस फॉरगिविंग। ओके, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो इट्स अ नाइटमेयर फॉर द पेशेंट एंड फॉर द डॉक्टर ऑल्सो। तो मेजर जो कॉम्प्लिकेशन इसमें होते हैं, इन्फेक्शन का डर रहता है एक, तो इन्फेक्शन के डर के हिसाब से जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर के, वो लोग हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल इंदौर के अंदर ये थिएटर देख रहे हैं ना, ये मॉड्यूलर थिएटर है जिसमें सिर्फ जोड़ प्रत्यारोपण के पेशेंट ही ऑपरेट होते हैं और कोई पेशेंट ऑपरेट नहीं होते यहाँ पे। कोई फ्रैक्चर पेशेंट नहीं, पेट का और कोई पेशेंट ऑपरेट होते ही नहीं यहाँ पे। और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, कल्चर रिपोर्ट्स आते हैं सब इसके, वो सब नेगेटिव होते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं वो सब यहाँ फॉलो होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फेक्शन का जो रेट है वो जो वर्ल्ड के जो पैरामीटर्स हैं उनसे काफ़ी कम है हमारा। हाँ, तो ये एक खास चीज़ यहाँ ऑपरेशन थिएटर की बन जाती है जिसके कारण कोई भी आई थिंक पेशेंट या फैमिली से ट्रस्ट कर सकती है। और क्योंकि सर आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है तो इस डे पर कोई स्पेशल मैसेज यदि आप सबको देना चाहें तो? देखिए, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे एक अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है आर्थराइटिस के लिए। अब जो लोग पहले घबराते थे आर्थराइटिस से, अब कम से कम वो चीज़ अब कम हो रही है धीरे धीरे। लोग अवेयर हो रहे हैं कि अगर ये बीमारी है भी तो उसके इलाज भी हैं। तो आर्थराइटिस के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उनको तकलीफ़ होती है घुटने के अंदर, कुल्ले के जोड़ के अंदर, और कोई भी तकलीफ अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो मेरे ख्याल से किसी को भी अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए और बाकायदा इसका इलाज लेना चाहिए। प्रॉपर टाइम पे अगर आप इलाज शुरू करते हैं तो बीमारी को काफ़ी हद तक हम लोग टाल सकते हैं ना। तो लेकिन अगर जिनकी तकलीफ काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, जिनको एडवांस आर्थराइटिस है, तो उनको भी मतलब एक घबराना नहीं चाहिए कि डॉक्टर के पास जाके अपना उनसे डिस्कस करना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास में, क्या मैं बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता हूँ या फिर ऑपरेशन ही ज़रूरी है मेरे लिए। और अगर ऑपरेशन ज़रूरी है भी तो भी उसमें घबराना नहीं चाहिए। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। और आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए जो लोग आप कर सकते हैं वो ये है कि अपना वजन ना बढ़ने दें। जितना ज़्यादा आपका वजन होगा उतने ज़्यादा लोड घुटनों पे आएगा। तो खाने पीने में अच्छा कंट्रोल रखें आप। और सेकेंडली ऐसी कोई एक्टिविटी न करें जिससे घुटनों पे ज़्यादा लोड आए आपके, मतलब नीचे ज़मीन पे पालती मार के बैठना और इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, ये सब चीज़ें अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ घुटनों की मेन जो समस्या है आर्थराइटिस वो उम्र के साथ होती है, किसी की 50 के बाद, किसी की 60 के बाद। ये चेंजेस, ये वैसे चेंजेस हैं जो बॉडी में आते हैं, वैसे ही चेंजेस घुटनों में भी आते हैं जो अनअवॉइडेबल है। तो इनसे डरी मत, इनके साथ ही रहना है और अपने इलाज करवा के अच्छी तरह से ज़िंदगी अपन जी सकते हैं। तो बेसिकली इन होल हमारा खुद का प्रिकॉशंस रखना और हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी बन जाता है।
तो आज के इन्फो अनप्लग के एपिसोड में ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील राजन, जो कि सेंट्रल इंडिया के सबसे ज़्यादा फेमस और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इसी तरह और भी कई सारे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन को अनप्लग करने के लिए हम फिर मिलेंगे आपके साथ इंदौर टॉक के इस सेगमेंट इन्फो अनप्लग में।